तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ आपके सामने अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके। आज इस नए दिन में वही किस्से को आगे जारी रखेंगे जो पिछले 3-4 दिन से हम वर्दा राजन की जो सल्तनत थी बम्बई में उसकी बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे जब पुलिस और वर्दा का टकराव शुरू होता है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप ये आज का किस्सा पूरा सुनेंगे तो कल का जो आखिरी किस्सा है इसका, जब इस कहानी को जब हम ख़त्म करेंगे तो वो बात आपको पूरी तरह समझ में आएगी। अब मैंने अपने एक एपिसोड में एक ढुरली जत्थे की बात की थी, जो हमने एक लोकल नौजवान लोगों को लेके बदमाशों के साथ टक्कर लेने के लिए पुलिस की मदद से चलाया था, एक ग्रुप खड़ा किया था। उस ग्रुप की कामयाबी ऐसे हुई कि जो जब वाई.सी. पवार के ऊपर फाइल किए हुए प्राइवेट केसेस के सिलसिले में वो आईपीएस अफसर कोर्ट में जाता था तो उसको वर्धा के बदमाश गुंडे उसको डराया धमकाया करते थे। तो हमारे जो नौजवान थे 25-30, उन्होंने भी हर तरीके पे कुर्ला कोर्ट में जाना शुरू कर दिया। तो 3-4 टैक्सियां भर के हम लोग कुर्ला कोर्ट के बाहर हॉकी स्टिक और डंडे लेके खड़े रहते थे। और जो वर्धा का आदमी कोर्ट के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कोर्ट के अंदर वर्धा की हुकूमत चलती थी। तो हम कोर्ट की प्रमाइसेस के बाहर फुटपाथ पे खड़े होके वर्धा के लोगों को जो अंदर जाते थे उनको हॉकी दिखा के, डंडे दिखा के और उनको गालियाँ वालियाँ दे के लोगों ने उनको डराना शुरू किया। और 3-4 पेशियों में वर्धा के बदमाश कोर्ट में आना बंद हो गए। और उसके बाद देखिए आप दादागिरी की हद, कि कोई भी अच्छा वकील वाई.सी. पवार का केस लेने को तैयार नहीं था। और ऊपर से बदकिस्मती ये कि क्योंकि ये केस प्राइवेट केस थे, इसलिए वाई.सी. पवार को सरकारी वकील नहीं मिल सकता था। कानून हमारा ऐसा है। और वाई.सी. पवार के पास इतने पैसे नहीं, ईमानदार ऑफिसर था कि एक बड़े वकील को अच्छी खासी फीस दे के उसको हायर कर सके। तो हमने सोच के कुछ दोस्तों ने इकट्ठे होकर, कुछ वाई.सी. पवार के एक भाई थे, वो इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाया, कुछ और दोस्तों ने। तो ऐसे हमने, कुछ रबैरों ने भी मेरा ख्याल कोई पुलिस फंड से कुछ पैसा दे के ऐसा इंतज़ाम किया कि एक नामचीन वकील जो उस ज़माने के थे, उनका सरनेम मैं भूल गया अभी, शायद श्रीकांत उनका नाम था, लंबे से थे, थोड़ा बाल थे और चश्मा लगा के रखते थे। वो बहुत अच्छे क्रिमिनल वकील गिने जाते थे। उन्होंने भी बहुत कम फीस पे जब उनको सब बताया गया सब ये हालात, तो उन्होंने वाई.सी. पवार का केस लड़ने की के लिए तैयारी शुरू की। तो आने वाली कुछ तारीखों में जब वो अपीयर हुए कोर्ट में, तो वर्दा ने उनको भी डराने की कोशिश की, उनको धमकियां देने की कोशिश की, क्योंकि वो प्राइवेट वकील थे तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकती थी। तो उनको आर्म्ड पुलिस प्रोटेक्शन दी गई और वो कोर्ट में आके वाई.सी. पवार का केस लड़ा और एक के करके आहिस्ता आहिस्ता वो केस ख़त्म होने लगे। लेकिन हमारे आदमी जो थे, वो सिविलियन जो थे ग्रुप, वो कोर्ट में हमेशा वाई.सी. पवार के साथ जाता रहा। ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक नमूना था जो क्राइम की फाइट अगेंस्ट क्राइम उस समय पे कारगर साबित हुआ। उसके साथ ही जब हमारे लोगों ने ये दहशत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो कुछ लोकल लोग, कोलीवाड़ा के रहने वाले ओरिजिनल बाशिंदे, वो भी टिल्लू उस्ताद के ख़िलाफ़ और वर्दा के ख़िलाफ़ हो गए। उनमें सबसे आगे लगे एक सरदार जी थे, अच्छी उम्र के, उनका नाम था निरंजन सिंह। वो 1 नंबर, पता नहीं 2 नंबर बिल्डिंग में रहते थे। वो और उनके 2 बेटे और उनकी एक बेटी, तो समझो पूरा परिवार उनके साथ टिल्लू उस्ताद के लोगों ने, वर्धा के लोगों ने एक ज़माने में काफ़ी बुरा किया था। तो वो खड़े हो गए। उनके साथ 3-4 और लोग कोलीवाड़ा के। एक पुराना टिल्लू उस्ताद का साथी था, बदमाश था बहुत बड़ा, उसका नाम था सरदूल सिंह दुल्ला। वो अमृतसर का रहने वाला था, बहुत हट्टा कट्टा जवान था। और उसका एक भांजा था बलविंदर सिंह बिंदा, जो काफ़ी देर मेरा ड्राइवर भी रहा, मैंने कई वीडियोज़ में जिक्र किया है बिंदा का। वो पहलवान था, फिल्मों में फाइटर बनने आया था, बाद में किसी चोट की वजह से नहीं बन सका और ड्राइवर बन गया। तो एक कुलदीप अरोरा था, वो भी एक ज़माने में पुराना भाई रहा था। तो जाट भजन, जिसका नाम मैंने पहले लिया, तो ये लोग सब भी हमारे साथ मिल गए। और उसके साथ वहाँ के लोकल जो सोशल वर्कर और बहुत थे,
वो लोगों ने पूरा हमारा साथ दिया। तो एक तरफ से वर्धा की दादागिरी के खिलाफ आम लोगों की एक मुहिम, एक मूवमेंट खड़ी हो गई, जिससे वर्धा की एम्पायर को बहुत झटका लगा। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर लोग चाहें, बदमाशों से लड़ना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं जीत आकर सच्चाई की होती है। ये बात हमने उस एक्सपेरिमेंट से देखी। उसके बाद जब वाई सी पवार थोड़ा कोर्ट केसेस से फ्री हुआ, तो जो पुलिस का जो एक्शन था वर्धा के खिलाफ, वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुआ। सबसे पहले वाई सी पवार ने जो खाड़ी में भट्टियाँ चलती थी, जो मैंने आपको बताया था, रेलवे लाइन कट करके स्मगलिंग का सामान आता था और दारू वहाँ से निकाली जाती थी, उसको इतने बड़े घुटनों तक चिक्कड़ में जाके दूसरी एजेंसी का मदद ले गए। पुलिस ने वो भट्टियाँ सब तोड़ी। फिर वर्धा राजन ने जो एक वहाँ पे टेम्परेरी प्रॉस्टिट्यूशन अड्डा बनाया था, बहुत बड़ा, आंध्र प्रदेश से और बाहर जगहों से प्रॉस्टिट्यूट्स ला के उसको तोड़ा गया। उसके बाद बड़े लेवल पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसको रोका गया। जो इलीगल मंदिर बनाए थे उन पे एक्शन हुआ। ख्वाजा भाई की एक बियर बार कम शॉप चलती थी, जिसका नाम था जैनत बार एंड रेस्टोरेंट और जैनत वाइन शॉप। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों जो दुकानें थी वो एक चर्च से 30-35 फीट दूर थी और एक गुरुद्वारा से तकरीबन 100 फुट के दूर थी। और महाराष्ट्र का कानून ऐसा है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 गज़ के अंदर अंदर कोई दारू की दुकान नहीं हो सकती, और ना कोई दारू सर्व करने का कोई रेस्टोरेंट या बार हो सकती है। लेकिन बड़े सालों से ख्वाजा ये कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो अपने ये दोनों बिजनेस चला रहा था। उसको जब नोटिस दिया पुलिस ने और एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि आप चर्च के पास 30 फीट की दूरी भी नहीं थी चर्च की, वहाँ से आप यहाँ पे दारू का धंधा नहीं कर सकते, इसको बंद कीजिए। तो आदमी हाई कोर्ट में चला गया, बोलते मेरा जो धंधा है शराब का वो पहले से चल रहा था, चर्च बाद में बनी है इसलिए चर्च को हटाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो गुरुद्वारा था वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, वो तो बहुत पुराना गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा सिंह सभा उसका नाम था। तो ख्वाजा ने उसकी मेजरमेंट करवाई इस तरीके से कि वो 101 गज़ निकली। तो बोलता है ये 100 गज़ का कानून है, लेकिन मेरी जो दुकान है वो 101 गज़ दूर है। मतलब बड़ी लंबी लड़ाई चली। वो बेसिकली लड़ाई तो सुप्रीमेसी की थी। वर्धा अपनी ऐंठ रखनी चाहता था और पुलिस को छोटा दिखाना चाहता था। खैर अल्टीमेटली वो कानून की वजह से वो वाइन शॉप नहीं बंद करनी पड़ी, वो आज भी चल रही है। तो इसी तरह जो टिल्लू उस्ताद का अड्डा था बहुत बड़ा, जहाँ पे शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, ये सब चलते थे, वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस जब उसको तोड़ने जाए तो टिल्लू उस्ताद रेलवे के पेपर सामने रख दे कि मेरे पास तो रेलवे की मंजूरी है। तो अल्टीमेटली रेलवे अथॉरिटीज़ को कंट्रैक्ट किया गया, फिर उनकी मदद से टिल्लू उस्ताद का वो अड्डा उठाया गया रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस को साथ में लेके। तो ये इस किस्म की लंबी चौड़ी कहानी जो थी वो पुलिस की और वर्धा की लड़ाई चलती रही। अब जब वर्धा में प्रेशर बढ़ने लगा तो वही पुराने हथकंडे पॉलिटिकल प्रेशर। तो दिल्ली से होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ गया कि वाई सी पवार के 3 साल पूरे हो गए हैं तो इसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन जूलियो रोबेरो जो पुलिस कमिश्नर थे वो बोले नथिंग डूइंग, ये ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी हमारी लड़ाई अंडरवर्ल्ड के साथ शुरू हुई है एक तरीके से, तो इस मौके पे इसको यहाँ से रिलीव करना हमारी पूरी जो मुहिम है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हर 3 महीने के बाद ऑर्डर आ जाए। जो महाराष्ट्र के होम सेक्रेटरी थे वो एक चिट्ठी लिख दिया करें, भाई जूलियो रोबेरो पे प्रेशर डाला कि वाई सी पवार को रिलीव करो, दूसरा आदमी पोस्ट करना है। खैर करते करते रोबेरो ने 1.5 साल और निकाल दिए, लेकिन वाई सी पवार को ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि आज के कोई IPS अफसर में शायद इतना दम नहीं होगा जो दिल्ली की सरकार और स्टेट की सरकार के ख़िलाफ़ जाके एक ईमानदार ऑफिसर के साथ इतनी मजबूती से खड़ा रहे। तो खैर उसी ज़माने में फिर वर्धा ने एक और चक्कर चलाया कि वाई सी पवार को बदनाम किया जाए, ताकि ये बदनाम हो के यहाँ से अपने भाग जाए, इसकी ट्रांसफ़र तो हो नहीं रही। तो उसने एक जो 2 इंस्पेक्टर थे सीनियर,
मटुंगा का सीनियर इंस्पेक्टर देशमुख और एंटोपिल का सीनियर इंस्पेक्टर सैमसन, उन दोनों को इसने, वो पुराने उसको जानते थे, बड़े सालों से रिलेशन थे, उसने उन दोनों को बुलाया एक सीक्रेट जगह पे। वो बाद में मालूम पड़ा कि वो धारावी का एक गराज था, वहाँ पे इन दोनों से उसने इनको दारू वारू पिलाई और काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत की और उनकी पूरी जो वार्तालाप थी वो रिकॉर्ड की गई एक कैसेट पे। तभी कैसेट्स हुआ करती थी, तो उस जो वार्तालाप थी उसमें जो कैसेट पे रिकॉर्ड हुई, ऑडियो कैसेट पे, उसमें उसने बोला कि आप लोग वाई.सी. पवार से क्यों डरते हो, आप तो मेरे आदमी हो। सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थाने के इंचार्ज वो वरदा भाई को जी जी भाई भाई करके बात कर रहे हैं उसमें, और वाई.सी. पवार को गालियां दे रहे हैं और जूलियर भैरव को गालियां दे रहे हैं, बीच में सरकार को बुरा मंदा भला कह रहे हैं। तो वो बड़ी अजीब सी कैसेट थी, उसमें कई शब्द ऐसे थे जो मैं भी नहीं बोल सकता पब्लिकली। तो वो रिकॉर्डिंग जो थी वो मुझे मालूम पड़ गया कि वाई.सी. ने के वरदा ने ये रिकॉर्डिंग की है। उसमें पूरा जो मतलब था, मकसद था, वो ये था कि कुछ इस तरह से उस कैसेट को पेश किया जाए कि ये दोनों इंस्पेक्टर्स को वाई.सी. पवार ने भेजा था वरदा के पास कि वरदा भाई वाई.सी. पवार को माफ़ कर दो, उसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं आपने फाइल किए हैं वापस ले लो, वो बहुत परेशान है, वो नर्वस रैक हो गया है, वो सुसाइड करने वाला है, ये है वो है, इस किस्म की बातें उस कैसेट में सब हुई। तो वाई.सी. पवार को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे दो आदमी वरदा के साथ इस तरह मिल के बात कर रहे हैं, और वो शराब पी के बहके हुए, वो तो बड़ी अजीब सी हालत हुई। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि वो कैसेट ऐसे रिकॉर्ड हो गई है, तो मैंने अपने तरीके से वो कैसेट वहाँ से निकाली। अब मैं नहीं बता सकता कि कैसे निकाली, और जब मैंने फिर सबसे पहले उस कैसेट को रखा, उसकी एक कॉपी मैंने उसकी अपने किसी दोस्त के पास जाके, जिसके पास वो डबल डेक वाला रिकॉर्डर था, वहाँ पे उसकी 2 कॉपियाँ बनाई मैंने। फिर उसको 2 दिन बैठ के मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, पूरी वार्तालाप को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके लिखा, अपनी पूरी एक रिपोर्ट बना के रखी, ताकि कभी मेरी इनकी कॉपी करते करते कहीं मेरे से ये कैसेट वापस चली जाती हैं तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। और मैंने सोचा कि सब रिपोर्ट बना के रखता हूँ, फाइनल स्टेज पे इसकी इंट्रोडक्शन जो इंट्रो पैरा होता है वो चेंज करके मैं खबर कभी भी लगा सकता हूँ। तो जैसे ही वो कैसेट मेरे पास आई, तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि जब ये कैसेट का जो मसाला है वो अखबार में छपे, उसके बाद जब इंक्वायरीज़ हों तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे कि ऐसे वो कैसेट छाप देता तो मुझसे पूछा जा सकता था कि आपके पास कहाँ से आई, किसने दिया, कहाँ रिकॉर्डिंग हुई, तो लंबी चौड़ी सवाल जवाब शुरू हो जाने थे। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि भैया ये कैसेट पकड़ो और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करके मेरे अखबार के दफ्तर के एड्रेस पे भेजो। वो मेरा दोस्त आज भी जिंदा है, उसने बेचारे ने वो मैंने वो दूर किसी पोस्ट ऑफिस से जाके कोलीवाड़ा मटुंगा से नहीं, बांडव की तरफ, मलुंड की तरफ से किसी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करना। तो वो तीसरे दिन वो कैसेट मुझे मेरे ऑफिस में मिल गई बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और मेरे पास तो सब कुछ मैंने मसाला तैयार रखा हुआ था। तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड पोस्ट मुझे मिली कैसेट, तो मैंने वो बहाना लगाया कि मैंने सुनी दोबारा। तो मैं अपने एडिटर से बात की कि ये इतनी बड़ी ये कैसेट बॉम्ब है। उसी दिनों में एक फ़िल्म आई हुई थी किस्सा कुर्सी का, वो पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म थी। तो मैंने पहले भी सोच के रखा हुआ था नाम कि इसका नाम जब स्टोरी छपेगी तो नाम रखेंगे किस्सा कैसेट का। तो वो मैंने सब एडिटर से बात की, उसने किया गो अहेड, नो प्रॉब्लम। वरिंद्र कपूर मेरे एडिटर हुआ करते थे फ्री प्रेस जर्नल में। तो मैं वो कैसेट लेके एसीपी क्राइम ब्रांच से मिस्टर गोप से उनके पास गया, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर साथ में लेके गया। जब उनको सुनाया तो बहुत हैरान हुए, बोलते इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, ये तो सीनियर ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। तो वो मुझे जो एडिशनल सीपी थे मिस्टर वेंकटाचलम, उनके पास ले गए। तभी शाम के 7 बज गए। तो वेंकटाचलम ने फिर वो 45 मिनट की कैसेट सुनी। सुनते सुनते 8 बज गए। ही वॉज आल्सो वेरी वरीड, ये तो बहुत सीरियस चीज़ है, तो सीपी साहब से बात करनी पड़ेगी।
उन्होंने रिबेरो को फ़ोन किया। रिबेरो तो भी घर पे पहुंच चुके थे अपने पुलिस कमिश्नर। तो वहाँ से हम वेंकटचलम एडिशनल पुलिस कमिश्नर की गाड़ी में बैठ के हम रिबेरो साहब के घर चले गए। रिबेरो हैड जस्ट स्टार्टेड हिज डिनर, तो खाना खाने के टेबल पे बैठे ही थे जब हम पहुँच गए। तो फिर रिबेरो को वो सुनाएगी कैसेट। लेकिन रिबेरो न्यू एवरीबॉडी, सब उनको सब इंस्पेक्टर के नाम मालूम थे, आवाज़ पहचानता था। जैसे ही कैसेट शुरू हुई तो सबसे पहली आवाज़ उसको देशमुख की सुनाई दी। तो फर्स्ट रिएक्शन रिबेरो का था, दिस बास्टर्ड देशमुख। थोड़ी देर के बाद सैमसन का आया, फिर वो बोले थे बास्टर्ड सैमसन। उसके बाद जब वर्दा की आवाज़ आई, बोले द बिगेस्ट बास्टर्ड वर्दा। तो खैर ये उनका रिएक्शन था। उन्होंने वो सुनी और इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके ऑर्डर दिया कि ये दोनों ऑफिसर इमीडिएटली सस्पेंड किए जाते हैं, पेंडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। तो वो मेरे सामने ऑर्डर हुआ था। मेरी वो खबर बहुत बढ़िया बन गई कि रिपोर्ट पब्लिश होने के पहले ही दो पुलिस अफसरों पे इतना बड़ा एक्शन भी हो गया। तो मैंने ऑफिस जाना था, मैंने तो रिपोर्ट तैयार करके रखी थी, मुझे तो इसी किस्म की लीड चाहिए थी। तो जब मैं जाने लगा तो रिबेरो आस्क्ड मी कि बलजीत, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट। तो ये तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती है और ये तो वर्दा को इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो मैंने कहा नो सर, आई विल गो विद द लेसर इवल। मैं इसको कुछ इस तरीके से पेश करूँगा कि ये क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ मेरी रिपोर्ट हो और पुलिस के हक़ में हो, क्योंकि पुलिस का दोष कम है, क्रिमिनल्स का दोष ज़्यादा है। वो लेसर इवल वाली बात जो थी वो रिबेरो को बहुत अच्छी लगी। ही थैंक मी। फिर वो वही वेंकटचलम साहब की गाड़ी में मैं अपने ऑफिस आया, मुझे छोड़ के गए और मैंने रात को वो रिपोर्ट में इंट्रो चेंज की कि फॉलोइंग हमारे अखबार का जो एक्सपोज था उस कैसेट को मद्देनज़र रखते हुए द पुलिस कमिश्नर हैज सस्पेंडेड 2 सीनियर इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस। तो ये बहुत बड़ा किस्सा था। वो क्या छपी जो, तो पूरे मुंबई में हलचल तहलका, पुलिस वाले डरे हुए। वर्दा बहुत हैरान, मेरे से बहुत दुखी कि इस आदमी ने, मैंने तो किसी और पर्पज़ से कैसेट बनाई थी, इसने तो उसका पासा ही पलट दिया पूरा। ही प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो मैंने प्ली ये लिया कि पुलिस के मोराल को डाउन करने के लिए, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को तंग करने के लिए, ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर को परेशान करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वर्दा राजन ने 2 सीनियर ऑफिसर्स को ट्रैप किया। उनको दारू पिला के उनके मुंह में बातें डाली गई और इस तरह से पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करने की कोशिश थी। इस किस्म का मैंने वो रिपोर्ट फ्रंट पेज पे छपी किस्सा कैसेट का करके। तो ये एक बहुत बड़ी चोट थी वर्दा के गैंग के ऊपर, जिससे असर ये हुआ कि वर्दा के लोगों का मोराल डाउन हुआ और उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। रोज़ बड़े बड़े लोग पकड़े जाने लगे, उनकी पिटाई जो पहले हमारे लोग करते थे फिर पुलिस वाले खुद करने लग गए। हर पुलिस स्टेशन के लोगों ने डंडे उठा लिए, जहाँ कोई वर्दा का आदमी मिले उनकी धुलाई शुरू। तो वो जो डंडे ने काम किया वो पुलिस की गोली नहीं कर सकती थी। वो इस पूरे किस्से में एक बहुत कारगर हुआ और ये किस्सा आप इसको कल फिर जारी रखेंगे। उस कैसेट के बाद कैसे वर्दा तिलमिलाया, कैसे वर्दा को पकड़ा गया, कैसे उसको पुलिस स्टेशन ले जाके बेइज्जती की गई और फिर कैसे वर्दा शहर छोड़ के भागा, ये आखिरी सेगमेंट सब बातें हम कल के एपिसोड में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।